बारे में पूछा, G20 के बारे में, लेटेस्ट चल ही रहा था वो, तो मैंने उसका जवाब दिया। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में उन्होंने पूछा, तो मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बताया। पर हाँ, एक और चीज़, मुझे एक क्वेश्चन नहीं मिल रहा था, जैसे कि उन्होंने जाते-जाते यूएसएसआर का फुल फॉर्म पूछा। भैया ने अपने छोटे से ब्रीफ इंट्रो में एक बात बोली थी कि इनको एनसीईआरटी में जब इन्होंने 4 साल का अपना इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट किया तो इनको डीपीएस में मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में इनको यहाँ से प्लेसमेंट मिली थी। तो उस पर भी बात कर लेते हैं कि प्लेसमेंट वगैरह का यहाँ पे एनसीईआरटी से क्या रहता है, कितना चांसेस रहते हैं प्लेसमेंट मिलने के, और उसका कुछ एक्सपीरियंस आपको कितना एक्सपोजर मिला जो आपको आगे काम आया, उस पर थोड़ा सा बताइए। अब एनसीईआरटी से आए हैं तो प्लेसमेंट तो हर साल ही होता है। अब होता क्या है कि जैसे लास्ट ईयर में जो भी बच्चा जाता है उसको प्लेसमेंट में बैठने के मौके मिलते हैं। कई स्कूल्स आते हैं यहाँ आरआई में और जो कि प्लेसमेंट करके ले जाते हैं अच्छे पैकेजेस पे, ठीक है। तो उसमें से मैं डीपीएस का इंटरव्यू दिया था और डीपीएस में मेरा हो गया था सिलेक्शन एज ए टीजीटी सोशल साइंस। वहाँ पर मैं पढ़ाया, करीब 5 से 6 महीने तक मैं पढ़ाया था और मुझे सिर्फ 9th और 10th क्लासेस ही पढ़ानी थी। लेकिन हुआ क्या कि नवंबर के मंथ में मैं पढ़ाई रहा था, 5-6 महीने हुए गुजरे थे, केवीएस का नोटिफिकेशन आ गया क्योंकि वो एक रेसिडेंशियल स्कूल था और वहाँ पर मुझे पढ़ाते हुए टाइम नहीं मिल पा रहा था तैयारी करने के लिए। तो वहाँ से मैंने उस स्कूल को छोड़ दिया और मैं उसके बाद मैंने केवीएस का नोटिफिकेशन आती तैयारी में लग गया और नतीजा सामने है आज। तो इस चीज से आपको ये सीखने को मिलता है कि अच्छा खासा अगर हम देखें भैया को यहाँ से प्लेसमेंट मिल गई थी, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि एक एडवांटेज आपको मैंने बताया कि आरआई के संस्थान से पढ़ रहे हो तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको ये रहता है कि आपको भटकना नहीं है। आप यहाँ से अगर डिग्री का जो टैग आपको मिलता है, किसी भी सिटी में जाओगे वहाँ कोई भी अच्छा प्राइवेट स्कूल है आपको ठीक ठाक पैकेज में रख लेता है। तो वो इनको प्लेसमेंट ठीक ठाक अच्छे पैकेज पे मिला, वो गए, उन्होंने पढ़ाया, बहुत कुछ सीखा जाना। लेकिन जब उन्हें लगा कि एक अच्छा इनके पास अपॉर्चुनिटी है तो उन्होंने उसको छोड़ा, ठीक है। अगर वो सोचते कि यार वहाँ पे तो कंपटीशन इतना, इतनी सी वैकेंसी मेरा होगा नहीं होना, तो जब आपका गोल क्लियर होता है ना तो दो चीजें, दो नाव एक तरफ, आपको ऐसा नहीं हो पाता कि आप ये भी कर लो वो भी कर लो, कहीं ना कहीं आपको एक चीज का त्याग करना पड़ता है। कई बार अच्छी चीज पाने के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, तो वो इन्होंने देखा, इन्होंने छोड़ा, उसके बाद तैयारी करी प्रॉपर तरीके से और रिजल्ट आपके सामने है। अब जो चीजें आपको पता ही है। अब केवीएस में एज अ सोशल साइंस के आप टीचर लगे हो तो इसमें क्या मतलब पैकेज रहता है, कितना, इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सैलरी वगैरह क्या रहती है और मतलब पोस्टिंग वगैरह आपको कहाँ मिली है और उस पर थोड़ा सा बात करें। जी, तो केवीएस में जो सैलरी होती है टीजीटी लेवल की, वो 7 लेवल की पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग मिलती है। तो इसमें करीब 4600 ग्रेड पे की नौकरी है ये। और मुझे पहली जो पोस्टिंग मिली है वो काफ़ी दूर मिली है, वहाँ तिरुपति बालाजी की नगरी से मिली, आंध्र प्रदेश में। हाँ, कुछ और एक्स्ट्रा अलाउंस या पर्क्स मिलते हैं इसमें? जी, जैसे कि कुछ हार्ड स्टेशंस होते हैं तो हार्ड स्टेशंस पे कुछ सैलरी ज़्यादा मिलती है और कई केवीज ऐसे होते हैं जिनमें आपको हाउसेस भी मिलते हैं, सैलरी मिलता ही मिलता है। हाँ, तो सारे। इसके अलावा अब सीधा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता है, केवी में सबसे पहले रिटन एग्जाम जो जिसे हम एग्जाम बोलते हैं, एग्जाम के बाद हमारा इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू के बाद तो क्या प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस एक बार बता दो क्या होता है एग्जाम के बाद और फाइनल तक का। हाँ, तो जैसे कि रिटन एग्जाम क्लियर होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉलिंग आती है। तो सबसे पहले इंटरव्यू पे बात कर लेते हैं। जी। इंटरव्यू का आप एक्सपीरियंस बताइए, कैसे इंटरव्यू आपका कब था, आपने कैसे उसको प्रिपेयर किया और कैसा इंटरव्यू रहा, और कुछ जो हाईलाइटेड चीजें थी वो भी आप बता सकते हो जिससे किसी को सीखने को मिले। जी, तो जैसा कि मुझे लग रहा था कि मेरा रिटन क्लियर हो जाएगा, तो मुझे कई लोगों ने सजेशन दिया कि जितने कॉन्ट्रेक्चुअल के इंटरव्यू चल रहे हैं केवीएस में, आप उनके इंटरव्यू दो और इससे आपकी मॉक की तैयारी हो जाएगी। और हकीकत भी यही रहा, जहाँ से भी अपने नोन में आसपास के एरिया से जहाँ से भी अगर केवीएस की कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आती थी, मैं वहाँ गया, दिया, कई जगह हुआ भी सिलेक्शन, फोन भी आया, बट सबसे पहले फोन मुझे आया केंद्रीय विद्यालय एफआरआई देहरादून से, और मैं वहाँ जाके ज्वाइन कर लिया। तो मेरा मकसद यही था कि 1-2 महीने पढ़ाएंगे तब तक केवीएस में हो ही जाएगा। बट केवीएस ने रिजल्ट देते देते काफ़ी लेट कर दिया। तो हुआ क्या, मैं वहाँ ज्वाइन कर लिया केवीएफआरआई में, और वहाँ का जो स्टाफ कल्चर था, स्टाफ रूम में बैठ के, तो वहाँ का स्टाफ कल्चर इन्वायरमेंट काफ़ी मुझे इंटरव्यू के लिए ग्रूम कर दिया। और उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया जो कि काफ़ी हेल्पफुल भी रहा, और साथ ही साथ उस एफआरआई केंद्रीय विद्यालय का मैंने एक्सपीरियंस भी मेंशन कर दिया अपने इंटरव्यू प्रोफाइल में। तो इंटरव्यू में भैया क्या मतलब रहता है, इंटरव्यू जो पैनल है, पैनल में कितने मेंबर होते हैं और उनका क्या रहता है, थोड़ा उस पर भी डिस्कशन करिए। कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे, क्या मतलब जो पैनल के लोग हैं कैसे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, और कुछ आप अपना तजुर्बा बताना चाहेंगे लोगों को आगे बताएं। तो जैसा कि मेरा इंटरव्यू दिल्ली में हुआ था, जेएनयू कैंपस में, तो वहाँ पर जाने के बाद पैनल में करीब 4 मेंबर थे वहाँ पे पैनल में, और चारों ने सवाल नहीं पूछे थे लगभग। इनमें से एक मैम भी थी, तो मैम ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। जब मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ तो सबसे पहले जब मैं एंट्री किया था कि उसमें पैनल में, तो जाते ही सबसे पहले मुझसे पूछा कि इससे पहले जो आया था उसको जानते हो क्या। तो मैं बोला कि हाँ मैम मैं जानता हूँ, वो हमारे सीनियर थे आरआई के ही, तो आरआई के बेनिफिट यहाँ भी मुझे मिल गया जहाँ तक लगता है। तो वो सीनियर थे हमारे आरआई के, तो उनके बारे में पूछा कि इनको कैसे जानते हो। तो मैंने बताया कि यहाँ पे आरआई से वो पढ़े लिखे थे, वो 2021 में पास आउट थे, मैं 2022 में पास आउट था, और आरआई में सीनियर जूनियर की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है, तो इस वजह से मैं उनको जानता हूँ। अच्छा, इंट्रोडक्शन दो, मैं इंट्रोडक्शन दिया, अपना सारी चीज़ें बताया, अपनी क्वालिफिकेशंस बताया, कहाँ से मैंने किया है, अपना होम डिस्ट्रिक्ट बताया, और साथ ही साथ जो मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो मैं कर सकता था उसके बारे में बताया। एनसीसी थी मेरे पास, राज्य पुरस्कार था, गेम्स के सर्टिफिकेट्स थे, उसके बारे में भी मैंने बताया। और मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहा था एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एसएसटी का। तो उन्होंने पूछ लिया कि अच्छा जब पढ़ाते हो तो कौन सी क्लासेस को पढ़ाते हो। बताया कि सर मैं अलग अलग सेक्शंस को पढ़ाता हूँ, अलग अलग क्लासेस के सेक्शंस को पढ़ाता हूँ, जैसे क्लास 6, 8 और 9 के अलग सेक्शंस को पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने पूछ लिया कि अच्छा हिस्ट्री के क्लास 9 का पहला चैप्टर का क्या नाम है। बताया कि सर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इंटरव्यू यहाँ से शुरू हो चुका था एक तरीके से। तो उन्होंने पहला सवाल यही पूछा कि अच्छा आज के समय में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या रिलेवेंस है। मैंने उनको जवाब दिया कि सर आज के समय में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का काफी ज्यादा रिलेवेंस है, जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, इसका ओरिजिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही रहा है कहीं ना कहीं से। इवन अगर और देखें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में कुछ वर्ड्स जैसे लिबर्टी, सोवरेनिटी, फ्रेटर्निटी, इन वर्ड्स का ओरिजिन भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही रहा है। फ्रांस से ही हमने उसमें ऐड करा है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसा एग्जांपल सेट करता है जिसने दुनिया बदल डाली। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले की दुनिया कुछ और थी और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद की दुनिया कुछ और थी। मतलब हुआ क्या, पहले डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं हुआ करती थी,
राजाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने वो राह दिखाया जिससे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्रीज बनने लगी, नेशन स्टेट्स बनने लगी, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स इमर्ज होने लगी। तो मेरा ये जवाब रहा। फिर उन्होंने दूसरा वर्ड पूछा कि अच्छा एकता के बारे में जानते हो? हमने कहा कि हाँ सर, एकता के बारे में जानता हूं। हाँ, जो दिल्ली सल्तनत टाइम के पीरियड में था, तो इसके बारे में मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा मुगल टाइम पीरियड में भी था क्या ये? मैंने कहा नहीं सर, मुगल टाइम पीरियड में मनसबदारी आ गई थी। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि अच्छा सुल्तान अकबर को जानते हो? मैंने कहा कि नहीं सर, सॉरी इसको कट करा, इसको कट दो। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि सुल्तान अकबर के बारे में जानते हो? मैंने हाँ सर। तो पूछा कि सुल्तान अकबर ही था? बोला कि नहीं सर, बादशाह अकबर था। तो बोला अच्छा, बादशाह और सुल्तान में क्या अंतर है? मैंने इसका भी जवाब दिया कि इसका क्या जवाब दिया? इसका जवाब तो मैंने ये दिया कि जो दिल्ली सल्तनत के किंग्स हुआ करते थे उनको सुल्तान कहा जाता था, और जो मुगल टाइम पीरियड के जो किंग्स हुआ करते थे उनको बादशाह कहा जाता था। और मेजर डिफरेंस अगर देखा जाए दोनों में तो ये है कि जो सुल्तान होते थे तो वो अपने इस्लामिक गुरु खलीफा जो तुर्की में रहा करते थे उनके वर्चस्व को स्वीकार करते थे और उनके अधीन रह करके उन्होंने हिंदुस्तान पे शासन किया सुल्तान की उपाधि से। जबकि मुगलों ने ऐसा नहीं किया, मुगलों ने खुद को खलीफाओं से स्वतंत्र रखा और स्वतंत्र रूप से बादशाह की उपाधि से हिंदुस्तान पे राज किया। तो मेरा ये जवाब था। फिर उसके बारे में उसके बाद उन्होंने बोला डेमो टीचिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो डेमो टीचिंग में उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि आशीष कैन यू ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया? तो भाई मैप बनाने की तो प्रैक्टिस काफी ज्यादा थी मुझे, तो मैं बोलती यस मैम आई कैन ड्रॉ विद इन 10 सेकंड्स। तो बोला ओके गो एंड ड्रॉ। मैं गया, वो बना दिया मैप इंडिया का, और स्केल मैप तो बनेगा नहीं लेकिन हाँ परफेक्ट देखने लायक मैप बना था वो। उसका बुला के बैठा दिया। फिर मैं उन्होंने क्वेश्चन किया मुझसे कि अच्छा G20 चल रहा है आज के टाइम पे, अगर आप एसएसटी के लिए जाएंगे तो आपसे करंट के पूछ ही जाएंगे, क्योंकि एसएसटी का कहीं ना कहीं सोशल साइंस है तो करंट की चीजें भी उससे रिलेट करती हैं। अच्छा, तो उसके बारे में पूछा, G20 के बारे में लेटेस्ट चल ही रहा था वो, तो मैंने उसका जवाब दिया। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में उन्होंने पूछा, मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बताया। और हाँ एक और चीज, मुझे एक क्वेश्चन नहीं भी आया था, जैसे कि उन्होंने जाते जाते यूएसएसआर का फुल फॉर्म पूछ लिया था लास्ट में, जो कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था वहाँ पे। तो मैं बोला कि सर उसमें यूनियन और सोवियत में 2 वर्ड रिकॉल कर पा रहा हूँ, बाकी मैं उसको अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ क्या है। उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। तो बहुत अच्छे से भैया ने बताया कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। अच्छा, क्या लगता है आपको जो 4 पैनल के लोग बैठे थे जी, उनका वैसे तो हमें पता नहीं चलता है वो किस बैकग्राउंड से है, कौन प्रोफेसर है, कौन उसमें साइकोलॉजी का है, कौन क्या है, तो क्या लगता है वो किस किस तरह के लोग थे, किस बैकग्राउंड से थे? मतलब क्या लगता है प्रोफेसर थे या कुछ लोग मनोवैज्ञानिक भी होते हैं उसमें, तो किस तरह के साइकोलॉजिस्ट थे? जी, उसमें तो अलग-अलग, जैसे वो तो हमको भी रिवील नहीं हो कर पाते हैं कौन है उसमें, क्या कौन बैठा है उसमें पैनल में। तो जैसा देखा जाए तो उसमें नॉर्मली प्रोफेसर लोग ही बैठते हैं और उनमें से एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठता है जो हमें ऑब्जर्व करता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करता है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को ऑब्जर्व करता है। तो ये सारी चीजें हैं और ये रिवील भी नहीं होती बाद में भी कि कौन बैठा था क्या होता है। तो इवन डे टू डे जो जैसे कि पैनल का जो इंटरव्यू होता है, तो जैसे कि इंटरव्यू 5 दिन 6 दिन लगातार ऐसे चलता है, तो हर दिन उस पैनल को शफल किया जाता है। जैसे आज 7 नंबर के पैनल में ये पैनलिस्ट बैठे थे, फिर उनमें से कोई निकल के कोई दूसरे पैनल में अगले दिन बैठेगा, तो ये सफल भी होते हैं इंटरव्यूज। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इंटरव्यू में टोटल 4 लोग जो होते हैं वो आपको खुद नहीं पता चलेंगे किस किस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। तो वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं, ठीक है। आपकी भाषा पर कमांड कैसी है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, ठीक है, आप किस तरीके से बोल रहे हैं, कैसे हाव भाव दिखा रहे हैं, ठीक है, कैसे आपका पोस्टर क्या है, आप कैसे आंसर दे रहे हो। और वो हमेशा आपकी सिर्फ नॉलेज को ही चेक नहीं करते हैं। आप नॉलेज बहुत लोगों में होती है, पता चले आप बोल रहे हो लेकिन डर डर के बोल रहे हो, वो चीजें आपके लिए नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू कभी भी देना है तो हर चीज को ध्यान में रखना है कि जो पैनल बैठा है थोड़ा सा समझ लेना है कि वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं और वो क्या आपसे जवाब चाह रहे हैं। आपको एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ तरीके से बैठना है, उनसे आई कांटेक्ट बनाना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। जो चीज आती है वो बताइए, जो नहीं आती तो आप बोल सकते हो। ऐसा नहीं होता कि आप सोचो कि आंसर नहीं आता है तो उस बेसिस पे आपको जज करेंगे, क्योंकि सिर्फ नॉलेज ही एक टीचर को नहीं चाहिए। जो आज का टाइम बढ़ता हुआ आ रहा है, जो अब नई एजुकेशन पॉलिसी बन रही है उसमें भी बोला गया कि टीचर सिर्फ बहुत ज्ञानवर्धक व्यक्ति ही ना हो, उसमें और चीजें भी हो, ताकि वो, क्योंकि ज्ञान तो हर जगह पड़ा हुआ है, ज्ञान तो आप कहीं से भी ले सकते हो, इंटरनेट की दुनिया, आईसीटी का वर्ल्ड है, तो आप में और चीजें भी होनी चाहिए जो टीचिंग के लिए जरूरी है। नॉलेज के अलावा आपका स्पोर्ट्स में कितना इंटरेस्ट है, आप दूसरों को कितना इन्वॉल्व करते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप कैसे हो। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट वाली पर्सनैलिटी जब आपके अंदर खुद होगी तभी वो आप बच्चों तक सर्व करोगे। तो वही चीजें आपकी चेक करी जाती हैं जो भैया ने एक्सपीरियंस बताया। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप अगला इंटरव्यू देंगे। फैक्टर रहता है कि लैंग्वेज हमें कौन सी रखनी है, क्या हिंदी, इंग्लिश या कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज बोल रहा है, उसका कितना फर्क, मतलब एक लैंग्वेज का कितना रोल रहता है आपके सिलेक्शन में। तो वो कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हमने अपना किस भाषा में अपना चीजों को डिलीवर करना है ताकि हम इफेक्टिव तरीके से अपनी बात रख पाएं। उस पे आप अपना जी जी। तो जो इंटरव्यू हुआ था सबसे पहले उन्होंने हमसे सवाल हिंदी में ही पूछा था कि जो पहले आया था कैंडिडेट उसको जानते हो, और हिंदी में ही उन्होंने इंट्रोडक्शन भी पूछा था मेरा कि अपने बारे में कुछ बताओ। तो हाँ, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं, तो उनको इंग्लिश में पूछते हैं कि जैसे कि इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, जैसे अधीनस्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। इवन कई बार क्या होता है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी इंटरव्यू में बैठे थे, तो ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन जब वो पढ़ा रहे होते थे तो उनसे रोक दिया वहीं पे और बोला कि इंग्लिश में पढ़ा करके दिखाओ। तो ये भी हुआ था इसमें। बाकी वो कंफर्टेबल, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें वो एक्सेप्ट करते हैं इंटरव्यू। तो कोई अगर प्रॉपर, मतलब अगर कोई मान लो हिंदी टीजीटी के लिए कर रहा है अप्लाई, जी जी, तो ऐसा तो होगा नहीं क्या वहां पे भी उससे इंग्लिश? नहीं, लैंग्वेज में तो कोई बैरियर नहीं है ऐसा कि हाँ हिंदी के लिए तो हिंदी में ही इंटरव्यू होगा ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ इंग्लिश है तो इंग्लिश जैसे सोशल साइंस पढ़ाना है तो आपको हिंदी में टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। जी जी, वो पता होनी चाहिए। तो ये चीज है कि अगर आप किसी लैंग्वेज के हो तो आपका चल जाएगा कहीं ना कहीं। और नॉलेज तो आपको देखो आज के टाइम में 2 भाषाओं का तो, एक आपकी नॉर्मल जो भाषा है वो और इंग्लिश, 2 का तो कॉम्बिनेशन चाहिए अगर आप केवीएस या एनवीएस जैसी जॉब्स को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि इसमें इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में लैंग्वेज 2 भाषाओं का कमांड बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो, सामने वाला कोई जो बच्चा है वो अगर नहीं एक भाषा में कंफर्टेबल है तो नॉर्मली इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज है तो वो क्वेश्चन पूछेगा, मतलब उस ऑफिशियल भाषा में पूछता है, तो आपको उसमें आंसर देना आना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग।
तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे आपको जज करते हैं। अगर आपका कोई भी, जैसे भैया का सोशल साइंस था, तो सोशल साइंस के ही आप टीचर बनना चाहते हो, आप सोचते हो मेरी हिंदी में बहुत अच्छी कमांड है, थोड़ी बहुत इंग्लिश स्पीक है, तो आप इतनी इंग्लिश की कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको बेसिक पता कम्युनिकेशन हो, आनी चाहिए। और आपको कॉन्फिडेंस अपनी बात रखनी आना चाहिए। सिर्फ लैंग्वेज एक सिलेक्शन का बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता है, लेकिन एक फैक्टर रहेगा कि आप लड़खड़ा रहे हो चीजों को, तो आपका एक माइनस पॉइंट रहेगा, तो उस पर आप अपनी कमांड बनाएं। अब अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। बहुत सारे लोगों को रहता है कि इसमें केवी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला लगता है? जी केवी एमबीएस इन सब में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का काफी ज्यादा रोल रहता है। दोनों जैसे का कि आपको अगर सोशल साइंस का टीचर बनना है, तो सोशल साइंस के टीचर बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके साथ आप दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस आपका हो सकता है, और ये दो सब्जेक्ट होने ही चाहिए आपके। और मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ्स टीचर बनने के लिए आपके पास पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। साइंस टीचर बनना है आपको, तो साइंस टीचर बनने के लिए आपके पास सीबीजेड होनी चाहिए, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बायोलॉजी, तो ये होना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और एनबीएस में भी क्या सेम ही है? इंग्लिश में भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं अपने एग्जांपल की बात करूं, जैसे मेरा हिंदी ऑनर्स था 3 साल, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस 3 साल पढ़ी है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं केवी में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि केवीएस में वहाँ- आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो आपके होने चाहिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये तो कंपलसरी है। Compulsory हाँ, है। ये कंपलसरी है। हाँ, इसके साथ आपको दूसरा सब्जेक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि आपने पॉलिटिकल साइंस से ही किया है, तो पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है सिर्फ आपका। तो मैं मेरे लिए अगर देखो टीजीटी हिंदी के लिए एलिजिबल हूं, क्योंकि मैंने उसको 3 साल पढ़ा है, हिंदी ऑनर्स किया है। तो इस तरीके से अपना अपना आपका जो भी एग्जाम, जो भी आपका कॉम्बिनेशन है, अगर आप 12th में हो या देख रहे हो अभी, तो आप अभी से उसी अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बनाओ। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है या बीएड कर रहे हो या कुछ भी बाद के व्यक्ति हो, तो आप देख लो कि आपका कॉम्बिनेशन सुटेबल बैठ रहा हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि कॉम्बिनेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, वो लोग तैयारी करते रहते हैं, बाद में उन्हें पता चलता है कि कॉम्बिनेशन ही नहीं उनका बना। तो वो चीज आप अपना ध्यान रखो कि मेरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर केवी में नहीं बन रहा, एनबी में नहीं बन रहा है, तो आप अपने स्टेट वाले को टारगेट करो। जैसे आप दिल्ली से हो तो DSSB में सिंपल सा फंडा रहता है कॉम्बिनेशन का कि अगर मैं ठीक हूं तो आपने 2 साल कोई सा भी एक सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो आप एसएसटी के टीचर के लिए एलिजिबल हो। हाँ, कुछ में एलिजिबिलिटी है जी। तो आप अपने स्टेट वाले टीचर को टारगेट कर सकते हो, ठीक है? तो अलग अलग जितने भी संस्थान है, जो भी केवी एनबी है, DSSB है, उनका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबका अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। उसका आप पर्टिकुलर नोटिफिकेशन डाउनलोड करो या वीडियोस के थ्रू पहले देख लो कि आपका कॉम्बिनेशन सेट बैठ रहा है, तभी उसको आप टारगेट करके तैयारी करो, तभी आपका वो एक वैल्यूएबल होगा वो चीज। तो लास्ट में अब भैया की तरफ से कोई और इंपॉर्टेंट कुछ चीजें जो बच्चे आपका हो गया उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अभी अब ये अपने पोस्टिंग के लिए मतलब आगे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो जो अब लोग आगे तैयारी करने वाले हैं, तो उनको कुछ लास्ट पॉइंट्स जो कुछ सलाह हो वो आप देना चाहो तो दे सकते हो। जी अभी जो अगले एस्पिरेंट्स आएंगे तो उनके लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि सिलेबस से स्टक रहें, सिलेबस के बाहर की चीजें ना पढ़ें। जैसे कि अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन सिलेबस में है और जितना पॉइंट दे रखा है सिलेबस में सिर्फ उतना ही पढ़ें, उसके बाहर की चीजें जैसे कि कई बार क्या होता है ग्रेजुएशन लेवल के लोग पढ़ लेते हैं तो उतना आता नहीं है। और जो एजेंसी एग्जाम करा रही है, जैसे हमारे टाइम पे सीबीएसई ने एग्जाम कराया था, तो उसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछती है, उसको जरूर एक बार एनालाइज कर लें। और हाँ, टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत कुछ हेल्प करता है। इवन टेस्ट सीरीज मुझे हेल्प किया था एरर को कम करने में। जैसे कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन कर लेते हैं और हमारे कई सारे आंसर्स गलत हो जाते हैं, तो एरर कम करता है टेस्ट सीरीज ये चीज। और टेस्ट सीरीज सिर्फ लगाना नहीं, उसको एनालाइज करना है कि हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत है, क्या क्या सही है इसमें, ये भी एनालाइज करना होता है। तो ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं इन सब चीज़ों की। एनसीईआरटी लेकिन जरूर पढ़िए। तो ये सारी चीजें भैया ने बताई। उम्मीद है जितनी भी चीजें हो सकती थी वो सारी हमने इस वीडियो में कवर कर दी होगी। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करें, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। और अगर आपका कोई और भी अभी भी क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। वहाँ पे जितना होगा जितना जल्दी मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना शुभकामनाएं, आप भी आगे जल्दी